चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये लैगी हो रहा है थोड़ा क्या? हाँ सर। ये सर अभी ठीक है। थोड़ा ब्लर हो रहा है। हाँ सर, लैगिंग भी हो रहा है सर। अब ठीक हो गया ना? हाँ सर अब ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया है। चलिए आज हम लोग बेटा यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? सर आप स्कूल के Atomic? बारे में बता रहे थे सर। क्या स्कूल के बारे में? सर वही सर, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो खत्म किया। उसको खत्म करने में बेटा बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा नया है, ठीक है। चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ठीक है। चलिए टॉपिक चैप्टर का नाम लिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम लिखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। लिख लिए? यस सर चलिए अब समझेंगे बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेटा हम लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं। क्या क्या जानते हैं कोई बताएगा? सर एटम के अंदर बहुत सारे सेल्स होता है। एटम के अंदर बहुत सारे सेल्स होता है, शेल होता है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, शेल होता है, हाँ ठीक है। एटम के अंदर बहुत सारे सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है और उसके कई सारे मतलब के इलेक्ट्रॉन सेल रिवॉल्व करता है। और सर और बीच में प्रोटॉन सर और बीच में न्यूक्लियस न्यूट्रॉन रहता है रहता सर। है। सर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है। चलिए ठीक है। सर इतना शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स। बहुत बढ़िया खुशी बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए कुछ कुछ पता है आपको एक्स्ट्रा। और बताइए, और बताइए, जल्दी से बताइए, इतना कुछ पढ़ा रखे हैं। बोलिए आदित्य बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर कोई भी इलेक्ट्रॉन को दूसरा सेल में जाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है और नीचे आने के लिए बहुत एनर्जी बढ़िया, लॉस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और बताइए। और हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल रहे, इसलिए वो अपना एक केमिकल रिएक्शन रिएक्ट करता है ताकि वो अपना ऑक्टेट फुलफिल कर सके। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। चलिए अब सर हम और लोग बोलिए। सर और और इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस स्टेट में जाने के लिए उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होता है। चलिए ठीक है, कोई बात। सर और चलिए हर ऑर्बिटल्स के एटम का अंदर सर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स साइज होते होता हैं। है। ठीक है, बढ़िया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेंट बाय एटम। देखो एटम जो है बेटा, उसमें दो वर्ड, मतलब दो वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ये एक्चुअली दो लोगों का यूनियन है, टॉम का और ए का, ए एंड टॉम। अब ए बेटा कहाँ यूज होता है? कोई ऐसा चीज बताइए, एंटोनिम्स। एंटोनिम समझते हैं? ऑपोजिट वर्ड यस सर। होता है ना, एंटोनिम्स, जिसमें ए लगा देने से एंटोनिम क्रिएट हो जाता है। कोई ऐसा इंग्लिश में वर्ड जिसमें ए लगा देने से एंटोनिम बन जाएगा, जल्दी से बताएंगे। सर लाइक अलाइक। लाइव अलाइव तो एक ही चीज हुआ ना बेटा कि, सर लाइक अच्छा अलाइक। लाइक अलाइक, बहुत बढ़िया, लाइक अलाइक। और बताएंगे? सर अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, तो सिमिलर असिमिलर। असिमिलर, ऐसा थोड़ी ना होता है। और बताइए।
नहीं पता है। चलिए, अपना इंग्लिश मीडियम के स्कूल में क्या पढ़े थे बेटा आप लोग। चलिए यहाँ सुनिए, केमिस्ट्री में बेटा TOM, ये TOM का मतलब होता है डिविजिबल। TOM का मतलब होता है डिविजिबल। तो ATOM का मतलब क्या हो जाएगा? नॉन डिविजिबल या अनडिविजिबल, ये मीनिंग हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? टॉम का मतलब होता है डिविजिबल, तो एटम का मतलब हो जाएगा नॉट डिविजिबल। तो यही चीज है बेटा। The word atom has been derived from the Greek word atomio, which means uncuttable or non-divisible। देखो ये टोमियो से आया है, समझ में आ रहा? ये टोमियो से आया है। ये टोमियो मीन्स आपका डिविजिबल या कटेबल। तो एटम का मीनिंग हो जाएगा नॉट डिविजिबल और अनकटेबल। चलिए इसको लिख लेंगे, शॉर्ट में लिख लीजिए, एटम मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। बस इतना लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। एटम सिंपली मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। दो चीज से बना, A प्लस टॉम से बना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। सर हाँ बेटा। सर अक्सर हम लोग देखते हैं सर, कोई भी वर्ड डिराइव होता है वो ग्रीक, लैटिन यही सब से क्यों होता है सर? अभी मालूम चल जाएगा, अभी थोड़ी देर में बता देंगे। चलिए आगे बढ़े। नोट्स Yes, बनाना है sir. सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट्स बनाते रहेंगे। अब हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, कोई घूम रहा होता है तो शेल होता है, सब शेल होता है, एनर्जी लगेगा, ये लगेगा वो लगेगा, बहुत सी हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग को बेटा ये सारा इंफॉर्मेशन आज एक दिन में बुक से मालूम चल जाएगा। आप आधे घंटे 1 घंटे बुक के साथ बैठोगे, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा बुक के अंदर। बट बेटा ये सारा इंफॉर्मेशन को पहली बार पता करने में अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स लगा था। 150 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा डेवलपमेंट है। जो अभी जो अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 1850 से काम चालू हुआ था, ठीक है। तो 150 ईयर का सारा नॉलेज हम लोग करीबन 10 घंटे में कवर करेंगे। और 150 ईयर का नॉलेज सिर्फ एक आदमी ने नहीं काम नहीं किया, बहुतों साइंटिस्ट ने इसके पीछे काम किया, ठीक है। बट ध्यान रहे जो एटम का हिस्ट्री है ना बेटा, वो बहुत बहुत पुराना है। एटम्स के बारे में हम लोग को जो मालूम है वो हम लोग खास करके जॉन डाल्टन से स्टार्ट करते हैं, याद है ना? जॉन डाल्टन, इनके बारे में सुने होंगे ना? Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। मोस्टली इन्हीं से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जॉन डाल्टन से शुरू होगा। हम लोग थोड़ा पहले से स्टार्ट करेंगे। पहले का मीनिंग है हम लोग 600 BC से स्टार्ट करेंगे। 600 BC। कोई अलेक्जेंडर का कोई टाइमलाइन बताएगा? अलेक्जेंडर का किसी को आइडिया है कब अलेक्जेंडर था या अलेक्जेंडर थे इंडिया में आए थे? अप्रोक्स ईयर सर 800 शायद। क्या 800 BC या AD? हाँ सर, 800 BC। Sir, नहीं, 800 AD. 800 AD। क्या हिस्ट्री पढ़ाई की है बेटा आप लोग? बेटा अलेक्जेंडर जो है ना वो 300 BC के थे आसपास। भगवान बुद्ध पता है, गौतम बुद्ध? Yes, sir. क्या वो भी अप्रोक्सीमेटली 300 BC के थे। तो ये जो ऋषि है महर्षि कणाद, ये 600 BC है, मतलब अकबर से भी पुराने। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जीसस, अलेक्जेंडर, गौतम बुद्ध सबसे पुराने हैं ये महर्षि कणाद। He gave the concept of परमाणु, ठीक है। उसके बाद 300 BC ये भी एक
साइंटिस्ट बोलो फिलोसफर बोलो, देखो पता क्या होता था, पहले के जो साइंटिस्ट होते थे ना, ये लोग बेटा साइंटिस्ट नहीं होते थे, ये लोग बहुत सारा काम करते थे। मतलब कोई म्यूजिशियन भी होगा तो साइंस में भी कुछ कर रहे होंगे, फिलोसफर भी होंगे, पॉलिटिशियन भी होंगे, बहुत सारे कुछ था। तो ये जो है ये 300 बीसी के अप्रोक्सीमेट में आए थे और इन्होंने पहली बार जो है एटम टर्म को प्रपोज किया था, एटमोस प्रपोज किया था, विच मींस अनकटेबल। इंडिया में बेटा परमाणु का कॉन्सेप्ट दिया गया था और यहाँ पर बेटा एटमोस का कॉन्सेप्ट दिया गया था। फिर 1803 में जॉन डाल्टन आए। देखो इसके बाद एटम के ऊपर काम नहीं हुआ यहाँ, मतलब बस यहाँ तक काम हुआ है, यहाँ तक काम हुआ, उसके बाद पूरा गैप। 1800 से पहली बार अब मॉडर्न एरा में एटम के बारे में बात स्टार्ट होगी। जॉन डाल्टन आते हैं और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देते हैं। 1800 बेटा बड़ा डिस्कवरी वाला एरा था, याद है ना, रेनेसा वगैरह पढ़े हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेनेसा, नेपोलियन, हाँ सर, हाँ सर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारा 1800 के आसपास का। हाँ सर। 1800 से मॉडर्न नॉलेज स्टार्ट हो गया, साइंटिफिक डिस्कवरी बहुत सारे स्टार्ट हुए। ये जो आपका ऑक्सीजन गैस है, एयर है, ये सब के बारे में कब स्टार्ट हुआ इनका, ये 1700 में हम लोग को मालूम चला। न्यूटन कौन से एरा में थे, जल्दी से बताइए, न्यूटन का एरा बता दीजिए बस आसपास। सर 1700। बिल्कुल सही, न्यूटन 1700 के आसपास है, मतलब जब मुगल एम्पायर इंडिया में है तो वहां न्यूटन वगैरह नया नया साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हैं। तो 1800 से स्टार्ट होता है और 1940s में एटॉमिक बॉम्ब जो है पहली बार एक्सप्लोड किया जाता है। तो 1800 से 150, अभी एटम के बारे में पता नहीं है, 1800 में एक 150 ईयर्स के बाद बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, बताइए, बस 150 ईयर्स में। इनफैक्ट आपको पता है न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो 1932 में डिस्कवर हुआ था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जाके बम गिराते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1932 और 1940 कितना बॉम्ब कब गिराया गया था? 45। मतलब 12-13 साल में बॉम्ब गिरा दिया गया। मतलब एक बच्चा केजी में होगा तो न्यूट्रॉन मालूम चला, वो कॉलेज में गया एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया गया। तो बस थोड़े से समय में ही इतना कुछ डेवलपमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं आपके जे थॉमसन 1897। देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 1800 मिला, 1897 में जे थॉमसन आके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अप्रॉक्स 100 ईयर्स लगा। देख लो गैप कितना था, यहाँ पे गैप है अप्रोक्सीमेटली 2000 ईयर्स का, यहाँ पे 100 ईयर्स का। 100 ईयर्स के बाद एटम में नेक्स्ट डिस्कवरी होता है। अब देखो अप्रोक्सीमेटली 15 ईयर्स में अगला डिस्कवरी हो गया, गैप कम होता जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे लिख रहे हैं ना बेटा आप लोग, फोटो वगैरह नहीं बनानी है बट एक टाइमलाइन बना लीजिए थोड़ा। क्लियर नहीं आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है। सर ये नहीं, इससे पहले का 2 नाम का प्रोनाउंसिएशन ये सर आपका वीडियो क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं पूरा है, हेजी है। एक मिनट, एचडी है बेटा, सबका ऐसा ही है क्या? यस सर। हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। हम लोग का बोल रहा है पुअर कनेक्शन। क्या बेटा? सर हम लोग का यहाँ इंटरनेट अनस्टेबल दिखा रहा है। सर सेकंड का नाम बताइए। किसका इंटरनेट, एक मिनट बेटा, किसका इंटरनेट अनस्टेबल है, हमारा या आपका बेटा? सर मेरा, सर और आपका भी दिखा रहा है। अच्छा एक सर मिनट, आपका वीडियो भी फ्रीज हो गया है। ये तो नहीं होना चाहिए।
ए सर सिर्फ हेजी आ रहा है। सर रिकॉर्डिंग से पहले क्लियर था, जब से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ तो फिजी आ गई। एक मिनट में देख रहा हूँ। ये तो मिनट लिखना होगा। इसे लैन से कनेक्टेड है या इसके वाईफाई से है? हाँ नहीं नहीं, वाईफाई उसमें है ही नहीं, वाईफाई बिल्ट है, यही तो प्रॉब्लम है। एक बार नहीं नहीं नहीं, पोर्ट नहीं लगा हुआ। हाँ एक मिनट। ठीक है बेटा, आप ठीक हुआ? थोड़ा देखिए तो। नो सर, नहीं सर। नो सर। सर अभी पिक्चर मतलब खाली दिख रहा है अच्छा से, लेटर अच्छा से मतलब क्लियर नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पिछला क्लास अच्छा हुआ इससे। सर एक बार आप मीटिंग लेफ्ट करके ज्वाइन कीजिए तब ठीक हो जाए। मीटिंग और सर लेफ्ट रिकॉर्डिंग से पहले क्लियर था एकदम। यस सर, पहले क्लियर था। पहले क्लियर था। सर जब फिजिक्स क्लास हुआ ना तब एकदम क्लियर था, अभी थोड़ा हेजी हो गया। फिजिक्स क्लास तो दूसरी जगह से हुआ था ना। चले इसी में आगे बढ़ता थोड़ा, ठीक है? थोड़ा सर थोड़ा समझ सेकंड में वाला आ। नेम बता दीजिए। हाँ सेकंड वाला कौन सा नेम बेटा? अच्छा 300 डीसी वाला। अच्छा, बाकी तो नेम आप लोग को पता है। सर 600 वाला ही बता दीजिए। हाँ हाँ बता दे रहे। ये महर्षि कनाड है बेटा, दिस इज कनाड ऋषि, दिस इज कनाड एंड दिस इज डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस दिख रहा है? ठीक है। महर्षि कनाड एंड डेमोक्रिटस। आगे बढ़े। यस सर। चलिए नेक्स्ट।
रदरफोर्ड के बाद नील बोर आए। देखो रदरफोर्ड का बेटा ईयर कौन सा था, 1912 था, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट का। देखो विद इन 1 ईयर आपके नील बोर चले आए, नील बोर आए विद इन 1 ईयर आ गए। फिर 1926 में स्क्रॉडिंगर आए, 1926 में स्क्रॉडिंगर आए। फिर हाइजेनबर्ग आए। ये बस थोड़ा सा लिख लीजिए, ऑर्डर रहेगा तो अच्छा लगेगा याद करने। दिस इज स्क्रॉडिंगर एंड ही इज हाइजेनबर्ग, ही इज हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। सेकंड इज हाइजेनबर्ग, ठीक है, हाइजेनबर्ग। सेकंड इज हाइजेनबर्ग। अब दिख रहा होगा थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट चैडविक। देखो बोले थे ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है 1932 में हुआ था, डिस्कवरी ऑफ Yes. न्यूट्रॉन 1932 में हुआ, चैडविक ने डिस्कवर किया, चैडविक ने डिस्कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट मुरे एंड जॉर्ज, ठीक है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मुरे एंड जॉर्ज दे डिस्कवर्ड क्वार्क। क्वार्क क्या है बेटा, तो बताएगा क्वार्क क्या होते हैं? सर सब एटॉमिक पार्टिकल से भी छोटा जो मतलब बिल्कुल, उससे जो फॉर्म होता है वो। हाँ बिल्कुल सही। देखो एटम से छोटा हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल, और ये आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जितने भी है ना, इनसे भी छोटा हो जाएगा आपका क्वार्क। ये मुर्रे एंड जॉर्ज ने आपका बताया था। चलिए नेक्स्ट, तो ये स्पेलिंग लिख एटॉमिक, दीजिए हाँ बोलिए बेटा। सर। मोरेन एंड जॉन का स्पेलिंग लिख दीजिए ना थोड़ा। मुर्रे एंड जॉर्ज बेटा, मुर्रे एंड जॉर्ज। सर रिकॉर्डिंग में तो क्लियर आएगा ना सर? हाँ बेटा रिकॉर्डिंग में क्लियर आएगा, निश्चित रहिए। अरे आज ये दूसरा वाला नया सिस्टम लगा है ना, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम चलेगा। सर ईयर बता दीजिएगा मुर्रे एंड जॉर्ज का। 1964 बेटा, ओके सर। 1964। चलिए नेक्स्ट, तो दिस वाज द एटॉमिक स्ट्रक्चर का टाइमलाइन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं महर्षि कनाड। महर्षि कनाड ने क्या दिया था बेटा, परमाणु थ्योरी दिया था। व्हाट वाज परमाणु थ्योरी? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ परमाणु एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो इसको परमाणु बोलते हैं, बट ये परम अणु है, ठीक है, परम अणु। अणु मीन्स एटम होता है हिंदी में। तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ परमाणु एंड इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। छोटा सा लिख लीजिए परमाणु थ्योरी, परमाणु थ्योरी। ये पूछा नहीं जाएगा, बस नॉलेज के लिए, परमाणु थ्योरी। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ परमाणु, दैट इज एटम, एंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हर कुछ आप लोग पढ़े होंगे ना, मैटर अराउंड अस इज मैटर अराउंड अस प्योर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, लोअर क्लासेस में वहां था ना, एवरीथिंग इज मेड, एवरीथिंग इज, एवरी मैटर इज मेड परमाणु अप। थ्योरी लिखेंगे? हाँ बेटा लिख लीजिए, बोलो तो शॉर्ट में लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। नेक्स्ट फिर आए डेमोक्रिटस। सर डेमोक्रिटस एक बार दिखाइए, सर एक बार दिखाइए, लिख रहे थे। परमाणु थ्योरी says that everything is made up of परमाणु and it can neither be created nor be destroyed। परमाणु मूवी याद है? हाँ सर देखे हैं सर। यस सर। कौन हीरो कौन था उसमें? जॉन अब्राहम। अच्छा वो था। हाँ सर। सर टिक 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 भी एक मूवी है सर इसी के ऊपर।
क्या बेटा? यस टिक सर, डन सर। हाँ सर। किसके ऊपर मूवी है? तो ये मतलब जो परमाणु मूवी है उसी से मतलब इंस्पायर्ड मूवी है कौन? सर। वो टिक टिक टिक। नाम समझ में नहीं आया, मैंने सुना नहीं है लगता मूवी का नाम। सर टिकटॉक का जो फर्स्ट पार्ट है सर वही थी। अच्छा, टिकटॉक का फर्स्ट पार्ट? टिकटॉक का फर्स्ट वर्ड सर टिक। टिक। यस सर, Yes, टिक को sir. 3 टिक, टाइम्स, टिक, टिक टिक. टिक टिक। अरे चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेमोक्रिटस की बारी आई। डेमोक्रिटस कौन थे? वो ग्रीक फिलोसफर थे। वो ग्रीक फिलोसफर थे। तो इन्होंने कुछ थ्योरी दिया था जो परमाणु थ्योरी से थोड़ा डिटेल्ड था। परमाणु थ्योरी से थोड़ा डिटेल्ड में इन्होंने थ्योरी दिया था। He said everything is composed of atoms which are indivisible. Which are indivisible. Everything is composed of atoms which are indivisible. ये तो उन्होंने भी बोल रखा था। इसको लिखते रहेंगे बेटा, थोड़ा लिखते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट। फिर इन्होंने बोला कि पहले एटम्स से सब कुछ बना है एंड दे आर इनडिविजिबल। नेक्स्ट ये बोलते हैं देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम्स। दो एटम के बीच में थोड़ा जगह खाली है। याद है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात किए थे हम लोग लोअर क्लासेस में। यस सर। तो इन्होंने ये बात कही थी कि दैट बिटवीन एटम्स देयर लाइज सम एम्प्टी स्पेस। देयर लाइज एम्प्टी स्पेस। नेक्स्ट बोल। हाँ बोलिए सर इस चीज का उन्होंने कैसे पता लगाया सर? बेटा, ये लोग फिलोसफर हुआ करते थे। फिलोसफर क्या होता है ना, वो सोचते हैं और बोलते हैं। ठीक है, देवर फिलोसफर। देखो अपना एक होता है ना, जैसे गैलीलियो ने भी बोला था ना कि अर्थ इज नॉट रिवॉल्विंग, सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ। तो ये स्टार्टिंग में होता क्या है, मतलब लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। कोई साइंटिस्ट कुछ अपना बोलेगा, कोई फिलोसफर कुछ अपना बोलेगा। तो जो सही बोला था आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिनका सही नहीं था उनके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते। तो इन्होंने बोला होगा, कुछ सोचकर बोला होगा, बट ऐसा कोई साइंटिफिक इन्होंने प्रूव नहीं दिया था। ठीक है, नेक्स्ट ये बोलते हैं दैट एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल एंड हैव ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज विल बी इन मोशन। इनका कहना था एटम्स आगे इनडिस्ट्रक्टिबल है और हमेशा मोशन में रहेंगे। दे विल कीप मूविंग। they have always been and always will be in motion। पहले भी ये लोग मूव करते रहे और आगे भी ये लोग हमेशा मोशन में रहेंगे, ये इनका कहना था। Then he says that there is infinite number of atoms and types of atoms। पहले एटम के कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। उनके टाइप कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। देखो ये एटम्स के टाइप इनफाइनाइट आज नहीं है, हम लोग को मालूम है। अप्रोक्सीमेटली 120 एटम्स होते हैं, टाइप्स ऑफ 120 एटम्स होते हैं। बट इन्होंने ये बात सही कहा था कि द एटम्स विल डिफर इन शेप एंड साइज। तो एक्चुअल शेप एंड साइज ये गलत बोल गए थे। इनको बोलना था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। शेप साइज का तो बात ठीक है, शेप साइज, शेप तो बेटा स्फेरिकल होता है एटम का। साइज में थोड़ा मतलब वो बहुत फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान दिए। प्रॉपर्टीज बोलना था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बोलना था इनको। ठीक है, डिफरेंट एटम्स विल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, समझे? ये इनको बोलना था। बट कोई ना, ये काफी कुछ इन्होंने सही बोला था। बहुत सारा चीज देखिए इनका सही हो गया था। चलिए, तो डेमोक्रिटस के बाद हम लोग को पता है
डेमोक्रिटस के पहले कौन थे? परमाणु थ्योरी था। डेमोक्रिटस के बाद कौन आया था? जॉन डाल्टन। इसके बीच में कुछ नहीं हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डाल्टन थ्योरी। डाल्टन भी बेटा, ये जो पुराने वाले लोग है ना बेटा, ये सब काम करते थे, इन्होंने भी बहुत सारा साइंटिफिक डिस्कवरी वगैरह कर रखा है। He proposed Dalton atomic theory in the year 1803। 1803 में इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को प्रपोज किया। अब प्रपोजल में इन्होंने क्या कहा, आप टॉपिक लिखिएगा डाल्टन थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन थ्योरी ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखिएगा, आप लिखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलिए नेक्स्ट। अब देखो, इसको हम लोग पोस्टुलेट्स बोलेंगे ना। व्हाट आर पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स आर सम डिस्क्रिप्शन। देखो दो चीज होता है, एक थ्योरी होता है, एक लॉ होता है। लॉ को बेटा वेरीफाई कराया जा सकता है, एंड लॉ बेटा सेम, मान लो हमने बात किया न्यूटन का थर्ड लॉ, तो दैट इज लॉ एंड दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल without any exception. Law is always applicable without any exception. Whereas hypothesis भी क्या होगा बेटा, वो भी लॉ जैसा होता है, बट उसको डायरेक्टली प्रूव करना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस है, उसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं है आपके पास, बट आपको पता है वो सही है। बट पोस्टुलेट्स जो होते हैं ना बेटा, वो ऐसा नहीं है कि बोल दिए तो वही होगा, वो लोगों का अप्रोक्सीमेशन होता है। वो लोग अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, उनका थिंकिंग होता है, उनका सोच होता है। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी लिखेंगे, क्योंकि वो लॉ नहीं है। थ्योरी इज समथिंग विच डिस्क्राइब्स समथिंग, विच डिस्क्राइब्स अ फेनोमेना और एन ऑब्जेक्ट और सम नेचुरल इवेंट। ठीक है, थ्योरी किसी चीज को डिस्क्राइब किया था। फॉर एग्जांपल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, वो थ्योरी है। थ्योरी मतलब ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा होगा, हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है, तो डाल्टन ने 1803 में कुछ बताया, कुछ सजेस्ट किया। सबसे पहले उन्होंने सजेस्ट किया ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड दे आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल। बेटा इसको अच्छे से लिखिएगा, ये अब आएगा एग्जाम में। पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन थ्योरी, all matter is made up of atoms and the atoms are indivisible and indestructible। इसको लिख लेंगे। ये देख लेना, स्पून बना हुआ है, ये स्पून किससे बना है? एटम से बना है। ये सारे आपके आयरन एटम्स, these are iron atoms, these are iron atoms, they are सर एक क्वेश्चन था सर। फिर से बोलेंगे बेटा? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा पूछिए। सर अभी तो पता है कि एटम्स मतलब अभी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वो डिवाइड होता है, तो हाँ बोलिए। वही पूछ रहा था सर। तो इसमें जो है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, तो वो क्या? बेटा देखो, एटम्स आर इनडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल जो है ना, दोनों एक्चुअली आज के डेट में वैलिड नहीं है, बिकॉज वी नो एटम कैन आल्सो बी डिस्ट्रॉयड। नहीं, यस सर, वही पूछ रहा था। हाँ तो वैलिड नहीं है बेटा। पोस्टुलेट्स है ना, उन्होंने बोला। हाँ बेटा। सर आपका इमेज अभी भी हेजी आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा जो लिखा है बोर्ड पे। सबको आ रहा है बेटा ऐसा? ये तो नहीं हो सकता। यस हाँ सर, सर, थोड़ा अभी वो- तक ऐसा हेजी है। सर अभी पहले से ज्यादा हेजी हो गया है।
सर पर आप बोल रहे हैं तो लिख रहे हैं उससे। ठीक है, यस सर, आप जो बोल रहे हैं वही लिख ले रहे हैं। चलिए लिखेंगे। ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स and they are indivisible and indestructible. They are indivisible and indestructible. Next, आगे बढ़े। यस सर। All atoms of given element, all atom of given element are identical in mass and properties. All atoms of a given element are identical in mass and properties. All atoms of a given element are identical in mass and properties. All atoms of given element are identical in mass and properties. लिख लिए? यस सर। यहाँ पे बेटा आयरन एलिमेंट है, तो आयरन के सारे एटम एक जैसे होंगे और ऑक्सीजन के सारे एटम एक जैसे होंगे, और आयरन और ऑक्सीजन के एटम एक जैसे नहीं होंगे। The atoms of iron will be identical and those of oxygen will also be identical, and the atoms of iron will not be same as that of oxygen. But ध्यान रहे आइडेंटिकल इन मास जो है ना, ये गलत है। We know there exist isotopes, और आइसोटोप्स में क्या होता है बेटा? The atoms they have different masses. Different mass, sir. बिल्कुल सही। यस सर। The atoms have different masses. तो बट ठीक है, सेम एटम। हाँ सेम एटम हुआ। थर्ड है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, लिखेंगे कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय combination of compounds are formed by combination of two or more different kind of atom। मतलब कंपाउंड बनाना है बेटा तो ए और बी को बेटा आपको मिलाना पड़ेगा, तब कंपाउंड बनेगा ए बी। When two atoms they combine with each other then we get compound। आज भी वही होता है बेटा। तो समझ लो ना 1803 में डाल्टन ने जो बोला था उसमें से काफी चीजें सही है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ बेटा, इसलिए इसको अभी तक रेफर किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, अभी भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए आपको कार्बन का एटम लगेगा और ऑक्सीजन का एटम लगेगा। उनको केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था, हम लोग को आज मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट ही वाज वेरी राइट व्हेन ही सेड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स विल प्रोड्यूस कंपाउंड। नेक्स्ट, a chemical reaction is rearrangement of atoms। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली। एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, तो देखो कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन तो क्या देगा?
कार्बन डाइऑक्साइड देगा। देखो यही तो होगा। आज भले केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग को मालूम है, बट उन्होंने देखो क्या किया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके रीअरेंज किया। पहले ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाए थे, अब कार्बन बीच में आ गया। कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम कंबाइनिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। बॉन्ड वगैरह कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है डाल्टन थ्योरी में, क्योंकि 1800 की बात हो रही है। उस जमाने में इन्होंने जो कहा है कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करती है। तो लिखेंगे 4th पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। सर एक बार ये वाला पॉइंट फिर से समझाएंगे सर? केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में नया एटम नहीं बनता है। केमिकल रिएक्शन में एटम्स रीअरेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास में था, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास में है, कार्बन दूर है। रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके ऑक्सीजन एटम वैसा ही है जैसा पहले था, ये ऑक्सीजन एटम वैसा ही है जैसा पहले था। एटम ने अपने आप को चेंज नहीं किया, बस एटम ने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, और यहाँ पे मोहन है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, राम यहाँ आ जाए, फिर मोहन आ जाए, फिर श्याम आ जाए, दिस विल बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। लोग आपस में रीअरेंज कर लेते हैं। राम चेंज नहीं हुआ, श्याम चेंज नहीं हुआ, मोहन चेंज नहीं हुआ, बस आपस में रीअरेंज कर लिए। समझ में आया बेटा? क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट। ये सारे पॉस्टुलेट एक जगह लिखा हुआ है। पहला पॉस्टुलेट हम लोग किए थे, ऑल मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज, compounds are formed by combination of 2 or more kinds of atoms, a chemical reaction is rearrangement of atoms। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट, अब एटम तो डिस्कवर हो गया, एटम के बाद क्या डिस्कवर हुआ? तो एटम के बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897। इलेक्ट्रॉन कब डिस्कवर हुआ था बेटा? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर इन द ईयर 1897। डिस्कवर तो हुआ था इलेक्ट्रॉन 1897, बट द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, या लोग इलेक्ट्रॉन को जानते नहीं थे, पहचान नहीं रहे थे, बट देख जरूर रहे थे, लोग फील कर रहे थे, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट वो उनको नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन ही है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ और बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। Which was discovered before? Electricity was discovered much before electron discovered. In fact, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगा था। पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी से जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी तो बेटा हम लोग को बहुत पहले से पता था। ये कौन है बेटा? हु इज दिस? इलेक्ट्रिक ईल। बहुत बढ़िया, ये इलेक्ट्रिक ईल फिश है।
ईल फिश के बारे में तो लोगों को बहुत पहले से पता है, वो तो गौतम बुद्ध के जमाने से लोगों को पता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में लोगों को एंशियंट से पता था, बट इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। पहली बार जो इलेक्ट्रिसिटी का एक जो मेजर एक्सपेरिमेंट हुआ वो ये वाला एक्सपेरिमेंट था, बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट एक्सपेरिमेंट। आप लोग नहीं पढ़े होंगे, पढ़े थे आप लोग इसको? हाँ नहीं तो सर, हाँ सर, हम लोग को था। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं सर, हम लोग नहीं पढ़े। हाँ सुनिए, ये 1752 है। 1752 में मुगल अंपायर खत्म हो रहा है, ठीक है। 1750 मतलब मुगल अंपायर खत्म हो रहा है, ब्रिटिश आ रहे हैं, ठीक है। इस समय बेंजामिन फ्रैंकलिन करते क्या है, एक काइट लेते, काइट, और वो उसको बारिश में उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उनको लगता था ये जो लाइटनिंग होती है ना, वही इलेक्ट्रिक चार्ज है। अभी तक चार्ज मालूम था लोगों को, इलेक्ट्रिकल चार्जेस लोगों को समझ में आ गया था, ऑपोजिट चार्ज रिपेल, ऑपोजिट अट्रैक्ट, लाइक रिपेल, ये लोगों को मालूम था। बट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उनको पता नहीं था। बेंजामिन फ्रैंकलिन को लगता था कि जो लाइटनिंग होती है, बिजली जो कड़कता है, वो कुछ नहीं है बट वो भी चार्जेस है। तो व्हाट ही डिड, पर एक काइट लिया, काइट को बारिश में उड़ाया, और एक की लिया, मेटेलिक की, उसको उन्होंने यहाँ स्ट्रिंग में रखा, और ऊपर जो काइट है ना, उसमें भी एक मेटालिक शार्प वायर यूज किया था, और उन्होंने उसको उड़ा दिया बादल के बीच में, क्लाउड्स के बीच में। जब लाइटनिंग हुई तो जो इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग का जो चार्ज था ना, वो काइट के थ्रू फ्लो होता हुआ आकर इनको शॉक लगा, आकर इनको शॉक लगा। उस शॉक से उनको समझ में आया कि वो जो लाइटनिंग हो रही है, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को नहीं पता था, बट लोग समझ गए थे वहां चार्ज हो रहा है, वहां चार्ज फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट, फिर आया बैटरी का इन्वेंशन। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बैटरी, वेरी फर्स्ट बैटरी, बताएगा किसने डिस्कवर किया था ये वेरी फर्स्ट बैटरी? बोलिए। His name starts with V and ends with A। इतना अब आसान क्या है बेटा? सर अलेक्जेंड्रो वोल्टा। बहुत बढ़िया, वोल्टा। वोल्टा, वोल्ट याद है ना, उन्हीं के नाम पे। यस अलेक्जेंड्रो वोल्ट। तो वोल्टा का बेटा 1800 में डिस्कवर किए थे। वोल्टा डिस्कवर फर्स्ट बैटरी इन द ईयर 1800। दिख रहा है बेटा लिखा हुआ? नो सर। ठीक है, लिखते रहिए, जो हल्का हल्का बोलते हैं लिख लीजिए। इन 1800 वोल्ट। अच्छा ये लिखे 1752 में बेंजामिन का काइट एक्सपेरिमेंट हुआ था? नहीं सर। नो सर। लिखते रहिए थोड़ा थोड़ा बेटा, अरे खुद से नोट्स बनाना सीखिए। चलिए लिखेंगे 1800 फर्स्ट बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय वोल्टा। In 1800 the first battery was invented by Volta। The very first battery was invented by Volta। अब ये बैटरी था क्या? ये बैटरी कुछ नहीं था बेटा, ये सिंपल सा इन्होंने किया था, ये आप भी घर पे बना सकते हैं। ये कॉपर का एक प्लेट होगा, फिर ये जिंक का एक प्लेट होगा। किसका प्लेट? जिंक का। बीच में एक कार्डबोर्ड होगा। क्या होगा? कार्डबोर्ड। कोई भी कार्डबोर्ड चलेगा।
और ये सॉल्ट वाटर में डिप होगा, थोड़ा तकलीफ देगा ये, और ये सॉल्ट वाटर में डिप होगा। ऐसे करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारे पाइल अप कर देंगे, तो फिर वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो वोल्टा ने 1800 में बैटरी बनाया था, ठीक है। वोल्टा बेटा न्यूटन को इस फोटो में एक्सप्लेन कर रहे हैं अपना बैटरी, ये अपना सॉरी नेपोलियन, नॉट न्यूटन, दिस इज नेपोलियन, ये नेपोलियन है, दिस इज सर आप नेपोलियन। पिक्चर पूरा क्लियर है। अब क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो वोल्टा वाज एक्सप्लेनिंग, इस फोटो में एक्सप्लेन कर रहे हैं नेपोलियन को अपना बैटरी। तो समझ रहे हो बैटरी आ चुका है, पर इलेक्ट्रॉन के बारे में लोगों को पता नहीं है। समझ में आया? पीपल डोंट नो अबाउट इलेक्ट्रॉन बट बैटरी आ चुका है। नेक्स्ट, अब जब बैटरी डिस्कवर हो गया तो लोगों ने क्या किया, देखा कि इलेक्ट्रिसिटी तो अपने पास है, किसमें है, बैटरी में। साइंटिस्ट लोग क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी को मेटल से पास करा के देखे, कंडक्टिंग निकला। नॉन मेटल से पास करा के देखे, इंसुलेटर निकला। फिर कुछ लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए, कुछ लोग डिस्टिल्ड वाटर से पास कराए, कुछ लोग सॉल्ट सॉल्यूशन से पास कराए। और इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया था कौन बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सपेरिमेंट कौन किया था? आप लोग को बड़ा कम इंफॉर्मेशन है बेटा। सर माइकल फैराडे। हाँ बहुत बढ़िया, माइकल फैराडे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, किसके साथ? इलेक्ट्रिसिटी के साथ। He conducted large number of experiment with electricity and he passed हाँ बेटा, इन्होंने फिर पास किया क्या, इलेक्ट्रिसिटी को पानी से, डिस्टिल वाटर से, और बाद में सॉल्ट सॉल्यूशन से। सॉल्ट सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से कंडक्टिंग निकला और डिपोजिशन हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ। और इन्होंने फिर क्या किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह के लिए लॉ निकाला, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये 1830 में ये काम हो रहा है। नेक्स्ट, तो फैराडे ने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकाल लिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिस्कवर हो चुका है, बट इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ 1800 में, 1830 में लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जगह से पास किया, उसमें से कुछ लोग ने इलेक्ट्रिसिटी को एयर से पास किया। अब जरा ये बताएंगे, एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड कंडक्टर। सर बैड कंडक्टर। बट बेटा एयर बैड कंडक्टर है, फिर भी देखिएगा लाइटनिंग होता है तो कितनी बार बहुत लोगों के ऊपर लाइटनिंग गिर जाता है ना, तब लोग बोलते हैं बिजली गिर गया, और वो इलेक्ट्रोक्यूट होके आदमी मर जाता है, ये बात करते हैं। तो बेटा फिर एयर तो बैड कंडक्टर है, फिर ऐसा कैसे हुआ? सर क्योंकि उस समय टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि वो एक गुड कंडक्टर के रीजन गुड कंडक्टर बन गया, एक बैड कंडक्टर से। टेम्परेचर से मतलब नहीं है बेटा सर, चार्जेस तब ऑपोजिट पोल एयर पे कलेक्ट होने लगा और एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया, चलिए सही बोलो। सुनिए, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट जब अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर दे दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिएगा,
तो एयर का बेटा ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद वो कंडक्टर हो जाता है। एक्सेस बहुत ज्यादा वोल्टेज में एयर का बेटा ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो कंडक्टर हो जाता है। लाइटनिंग में यही होता है, दो क्लाउड होते हैं, इसके पास बहुत सारा प्लस, इसके पास बहुत सारा माइनस, अचानक से इनके बीच में इलेक्ट्रिक फ्लो कर जाता है। समझ में आया? यस सर। ठीक है फिर से समझाइए ना सर। बेटा, अगर यहाँ और यहाँ हाई वोल्टेज हो जाए इसके बीच में, तो इसके बीच में कनेक्शन चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, पर बहुत हाई वोल्टेज होना चाहिए। और जब फ्लो करेगा ना बेटा, तो आपको वो दिखेगा, इलेक्ट्रिकल स्पार्क दिखेगा। क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिकल स्पार्क आपको दिखेगा। समझे? तो एयर बिकम्स गुड कंडक्टर व्हेन द वोल्टेज इज वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट ये जो बहुत सारा देखेंगे ना, नियॉन ट्यूब वगैरह होता है, लाइट का डिस्प्ले वगैरह होता है, उसमें एयर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ट्यूबलाइट वगैरह में बेटा यही चीज होता है, CFL वगैरह में यही चीज होता है, हाई वोल्टेज लगता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट। तो एक तो हुआ इलेक्ट्रॉन की स्टोरी में पहले इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रॉन की स्टोरी में पहले इलेक्ट्रिसिटी आया। और इलेक्ट्रिसिटी को हम लोगों ने किससे पास कराया? बहुत सारी चीजों से पास कराया। कुछ लोगों ने एयर से पास कराया। एयर से पास कराने के बाद कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को वैक्यूम से पास कराया। 100% वैक्यूम नहीं, ऑलमोस्ट नियर वैक्यूम। ऑलमोस्ट नियर वैक्यूम मतलब जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम होंगे। तो वैक्यूम कैसे क्रिएट हुआ था? तो ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने 1650 में मैकेनिकल वैक्यूम क्रिएट किया। मैकेनिकल मतलब मैनुअली वैक्यूम क्रिएट करना पड़ रहा है, एक ऐसा पंप बनाया था जिससे आप मैनुअली वैक्यूम क्रिएट कर सकते थे। और ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये आज के डेट का मशीन है, ये इलेक्ट्रिकल वैक्यूम है, ये भी वैक्यूम क्रिएट करता है। इन्होंने अपना वैक्यूम मशीन ये बनाया था। यहां पर देखिए बेटा, ये वाला वैक्यूम मशीन है, ये वाला मैकेनिकल वैक्यूम है। ये वाला मैजबर्ग हेमिस्फीयर है। अब बोलेंगे सर ये हेमिस्फीयर क्या है? बेटा ये वाला एक्सपेरिमेंट है। किसी को याद है ये वाला एक्सपेरिमेंट? यस सर। 2 स्फीयर लिया था, 2 स्फीयर के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया, उसके बाद घोड़े लगा दिए और दोनों घोड़े तरफ घोड़े खींच रहे, पुल कर रहे, फिर भी ये सेपरेट नहीं हुआ था। तो इसी वैक्यूम का यूज करके बॉयल्स लॉ आया। इसी वैक्यूम का यूज करके बॉयल्स लॉ आता है। नेक्स्ट सर 1 मिनट सर, लिखना है वो। सर इसका टाइम बता दीजिए सर। 1912। 1650 बेटा। ओके सर। सर बॉयल्स लॉ का 1650। वही 1650 के है बेटा, मिड 1650 के आसपास के लोग हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। आप समझो, वैक्यूम पंप मालूम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, तो लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को वैक्यूम के थ्रू पास कराया। अब समझो, जैसे ही लोगों ने वैक्यूम से पास कराया, ऐसा इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्रिएट हो गया। देखे ना, बिजली में भी तो यही होता है,
लाइटनिंग में, तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क क्रिएट हो गया। कब? पार्शियल वैक्यूम में। और कुछ लोगों को ऐसा ग्लो मिला, मतलब और वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, ये वाला बेटा थोड़ा सा वैक्यूम है, यहाँ और ज्यादा वैक्यूम है, तो फिर ग्लो करने लगा पूरा ट्यूब। ये वैक्यूम है, वैक्यूम से पास कराने से ग्लो करता है। एग्जैक्ट वैक्यूम नहीं है, नियर वैक्यूम है। ये पार्शियल वैक्यूम है, यहाँ पे ज्यादा एयर के पार्टिकल्स है, यहाँ पे थोड़े कम एयर के पार्टिकल्स है। बोले थे ना ट्यूबलाइट वगैरह में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, सर मतलब ट्यूब में भी वैक्यूम रहता है, कोई हवा नहीं भरा रहता। हाँ ठीक है। एग्जैक्टली नियॉन वाला ट्यूब यूज होता है, उसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो लोग इलेक्ट्रिसिटी को वैक्यूम, नियर वैक्यूम से पास करा रहे थे, तो लोगों को काफी कुछ ऑब्जर्वेशन आया। फिर फैराडे फिर से आते हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़ा और ज्यादा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, वो थोड़ा और ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो उनको दिखता क्या है कि जब बहुत ज्यादा वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो यहां पर ग्लो नहीं है, यहां पर ग्लो नहीं है। दिस वॉज कॉल्ड फैराडे डार्क स्पेस, दिस वॉज कॉल्ड फैराडे डार्क स्पेस। मतलब when electricity was passed through partial vacuum, then the tube was glowing. When more air was drawn out, और ज्यादा हवा बाहर निकाल ली है, तो बीच में थोड़े डिस्टेंस में ग्लो नहीं हो रहा था। अब क्या हुआ, फैराडे एक पॉइंट तक एयर निकाल पा रहे थे, फिर चले आते हैं क्रूक्स, ये पूरा का पूरा एयर बाहर निकाल दिए, ऑलमोस्ट जीरो कर दिए प्रेशर, ऑलमोस्ट प्रेशर जीरो हो गया। सर वो क्या था सर? फैराडेज डार्क स्पेस बेटा, फैराडेज डार्क स्पेस। ओके सर। ये जो विलियम क्रूक का है, इन्होंने क्या किया, प्रेशर को बहुत कम कर दिया, 10 का पावर -6 atm कर दिया। तो फैराडे डार्क स्पेस में बेटा हो क्या रहा था, ये ट्यूब है अपना, फैराडे डार्क स्पेस में ये आपका माइनस है, ये प्लस है। हो क्या रहा था, कि यहां पर ग्लो नहीं कर रहा था, यहां से यहां ग्लो कर रहा था, यहां से यहां ग्लो कर रहा था, और यहां पे डार्क स्पेस था। पर जब विलियम क्रूक ने, इन्होंने क्या किया, 10 का पावर -6 atm तक प्रेशर ले गए, तो क्या हुआ, ये पूरा गायब हो गया, कंप्लीट डार्क, अंधेरा, ट्यूब में कुछ दिख ही नहीं रहा है, कंप्लीट डार्क। ग्लो आया, कहाँ आया ग्लो, ग्लो बेटा यहां पर आया, यहां पे ग्लो कर रहा था, ट्यूब के एंड में ग्लो कर रहा था। कहाँ ग्लो कर रहा था, ट्यूब के एंड में ग्लो कर रहा था। फिर लोगों ने उस पे थोड़ा सा जिंक सल्फाइड का कोटिंग दे दिया, कहाँ कोटिंग दे दिया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड का कोटिंग दे दिया, तो जो ब्राइटनेस है थोड़ा और बढ़ गया, बट यहाँ पूरा ट्यूब अंधेरा था। सर दोनों साइड ग्लो कर रहा था क्या? नहीं बेटा, एक साइड कर रहा था, वन साइड। तो ये ट्यूब था, पहले कम जब
प्रेशर बहुत कम नहीं था, नियर वैक्यूम नहीं था, तो पूरा ग्लो किया, यहां से यहां पूरा ग्लो किया। जब प्रेशर और कम कर दिया, वैक्यूम ज्यादा हो गया, तो यहां से यहां तक ग्लो किया, फिर और कम कर दिया तो यहां से यहां तक ग्लो किया, लास्ट में सिर्फ यहां पर ग्लो किया। दिख रहा है? सिर्फ यहां पर ग्लो है, सिर्फ यहां पर ग्लो है। सबको दिख रहा है? तो यस सर। यस सर। तो ग्लो कर रहा है मतलब लाइट है, मतलब रेज है। इसी लाइट को, इसी रेज को गोल्डस्टीन ने कैथोड रेज बोल दिया। थॉमसन ने कैथोड रेज कुछ नहीं बोला है, थॉमसन के आने के पहले बहुत कुछ हो चुका है। थॉमसन तो स्कूल में थे जब ये क्रूक्स अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे थे। तो कैथोड रे क्या था? ये जो ग्लोइंग आ रहा था, ये रेस था कुछ, इसी को बोला गया कैथोड रेस। क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो ग्लो था ये नेगेटिव की तरफ नहीं था, ये पॉजिटिव की तरफ था, मतलब ये था। दिस वाज नेगेटिव प्लेट एंड दिस वाज पॉजिटिव प्लेट, यहाँ पॉजिटिव था। सर ऊपर का सब थ्योरी लिख लो क्या? क्या बेटा? सर ऊपर का थ्योरी लिख लूं? कोई और बताएगा बेटा ये क्या बोले? सर और वो ये बोल बोल रहा रहे है थे ऊपर का सब कुछ लिख ले। अच्छा, ऊपर का लिखना है। हाँ लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। बड़ा कर दे रहे हैं। अभी क्लियर है सबको? यस सर। बेटा ये लिनोवो टीबी X55X कौन है बेटा? सर कुमार आदित्य सिन्हा। नाम चेंज कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। नोट्स बनाते रहेंगे, फिजिकली वेरीफाई होगा। फिर से बोलेंगे बेटा? कोई और रिपीट कर दीजिए बेटा, ये क्या बोल रहे हैं? सर हम लोग को मिस नहीं। मुझे सही से आवाज नहीं आई बेटा। फिर से बोलिए बेटा। है टाइम टेबल। टाइम टेबल? अच्छा, टाइम टेबल बेटा वही होगा जो ऑफलाइन के लिए था आपका। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे को बायो होता है, थर्सडे फ्राइडे को बायो होगा। लिखवा देंगे, ठीक है, या ग्रुप में मैसेज करते हैं। चलिए, लिखना हो गया बेटा? सर थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, लिखिए, लिखते रहिए, लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए।
तो एक्चुअल जो कैथोड रे का डिस्कवरी वगैरह था ना, उसमें जे थॉमसन का कंट्रीब्यूशन नहीं था। तो जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी के लिए क्यों बोला जाता है? एक्चुअल में कैथोड रे का सारा प्रॉपर्टीज जे थॉमसन ने पता किया। लोगों को तो लाइट लग रहा था, लोगों को जैसे ऐसा ही लाइट लग रहा था कि जैसे सनलाइट होता है, लाइट ने ये सब लाइट होता है, उनको लगा था ये भी लाइट है ना। लाइट इज व्हाट? लाइट का मास होता है? नो लाइट सर। का मास नहीं होता है। नहीं सर। थॉमसन ने प्रूव किया, अरे कैथोड रे का मास है, तो कैथोड रे का अगर मास है तो कैथोड रेज लाइट नहीं है। कैथोड रे का मास प्रूव कर दिया, मतलब ये प्रूव हो गया कि कैथोड रेज लाइट नहीं। बस यही तो चाहिए था प्रूव करने के लिए कि कैथोड रे पार्टिकल है। पार्टिकल का सिंपल सा मतलब होता है मैटर, मैटर का हमेशा मास होगा। तो लाइट का मास नहीं हो सकता है, तो लाइट मैटर नहीं है। कैथोड रे का मास है तो कैथोड क्या हो गया? मैटर बन गया तुरंत। तो कैथोड रे पे बहुत लोग एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, बट उसका जो मास पता किया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट, सर उन्होंने एक पंखा लगाया था इसी ये ट्यूब में और वही घूम बहुत रहा था बढ़िया, इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Many believe that cathode rays are light rays. Thomson proved that cathode ray have mass and they are not light rays or some electromagnetic radiation. They are a stream of particles. They are a stream of particles. अब जब स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हुआ तो कुछ लोगों ने बोला अच्छा स्ट्रीम ऑफ एटम भी तो हो सकता है, एटम का भी तो मास होता है। Some suggested they are a stream of atoms. थॉमसन ने प्रूव किया, फिर जे थॉमसन ने फिर प्रूव किया। क्या प्रूव किया? एटम नहीं है ये। कैसे प्रूव किया होगा एटम नहीं है ये, बताइए तो। कैथोड का मास है बट एटम नहीं है ये कैसे प्रूव हुआ? इन्होंने बताया, किसने? थॉमसन ने। बोला सबसे लाइटेस्ट एटम कौन है? तो सबने बोला हाइड्रोजन है। सबने बोला हाइड्रोजन है लाइटेस्ट एटम। तो बोला कैथोड का जो रे का जो मास है ना, वो 1800 टाइम्स लाइटर देन हाइड्रोजन एटम। कितना लाइटर? 1800 टाइम्स। कैथोड रेज वेयर अराउंड। हाँ बोलिए बेटा। पिछला पेज एक बार दिखाइए ना। कैथोड रे एटम नहीं हो सकता है क्योंकि जो लाइटेस्ट एटम है उससे 1800 टाइम्स ये लाइटर है। सर ये मास कैसे निकाला? मास निकालने के लिए वही बेटा, एक रास्ते में ना एक पेडल रख दिया, तो पेडल रखने से रोटेट करने लगा। हो गया सर। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट नहीं था बेटा, और भी बहुत सारी चीजें थी, उससे पता किया था कि इसका मास है। चलिए, तो थॉमसन फाउंड दैट कैथोड रेज आर 1800 टाइम्स लाइटर देन द लाइटेस्ट एटम, हाइड्रोजन। अरे सबसे हल्का एटम से भी 1800 टाइम्स और हल्का है, तो ये एटम तो हो ही नहीं सकता। तो ये एक नया पार्टिकल है। ये कौन है? नया पार्टिकल है। फिर थॉमसन ने और रिसर्च किया, ना सोया ना खाना खाया, बस रिसर्च किया। और रिसर्च करके पता लगाया कि ये जो कैथोड रे है
these are repelled by, these are repelled by, repelled by, कोई बताएगा क्या? पॉजिटिव repelled by पॉजिटिव एनोड, negative charge and attracted by positive charge, and attracted by positive charge. तो कैथोड रे का चार्ज क्या आएगा बेटा? नेगेटिव, नेगेटिव, लाइक रिपल्स। तो कैथोड रे का चार्ज आएगा नेगेटिव। तो पहले प्रूव किया मास है, फिर प्रूव करता है कि बहुत हल्का है, हाइड्रोजन से 1800 टाइम्स हल्का है, फिर प्रूव करता है कि नेगेटिव चार्ज है। तो इतना कुछ करने के बाद कैथोड रे को इलेक्ट्रॉन बोला गया। चलिए लिखेंगे समरी ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। सर एक बार पिछला वाला पेज दिखाएं। यस सर, यस सर हो गया। हो गया, चलिए नेक्स्ट, समरी ऑफ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। समराइज करेंगे, ठीक है। कैथोड रे इसके बाद दोबारा हम लोग नहीं करेंगे डिस्कस, यहाँ पे खत्म। The cathode rays start from cathode and move towards anode. कहाँ से शुरू करता है अपना जर्नी? कैथोड से। कहाँ जाके खत्म होता है? एनोड पर। It will start moving from cathode towards anode. Cathode ray starts moving from cathode and towards anode. कैथोड से चलेगा, किसके लिए चलेगा? एनोड के लिए चलेगा। कैथोड के लिए कैथोड से चलना स्टार्ट करेगा, एनोड के लिए चलेगा। नेक्स्ट, these rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the certain kind of materials, such as fluorescent or phosphorescent. These material, fluorescent or phosphorescent, will glow when cathode ray falls upon them. तो कैथोड रेज आर themselves not visible, याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे बेटा करता क्या है ना, बहुत सारा एनिमेशन वगैरह देखिए, कैथोड रे में करता क्या, पूरा रास्ता में ये लोग ग्रीन कर देता है। वो लोग क्या करेंगे, पूरा रास्ता में ये ग्लो करा देते हैं। बेटा ये गलत है। कैथोड रे रास्ते में नहीं दिखेगा, जब फॉल करेगा तब दिखेगा। कैथोड रेज आर themselves not visible। कैथोड रे रास्ते में पास करेगा तो आपको नहीं दिखेगा। आपके बगल से कैथोड रे चला जाएगा, नहीं दिखेगा। कब दिखेगा? जब वॉल पे वो फॉल करेगा ना, तो वहां पर वॉल ग्लो करेगा, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा वहां पर कैथोड रे जाके स्ट्राइक किया है। सर हाँ बेटा। तो फिर ये इनविजिबल वाला को कैसे देखा? अरे जब यहाँ पर फॉल किया ना, यहाँ तो आया ना, यहाँ तो यहाँ ग्लो किया ना। तो फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेंट मटेरियल यूज करने, उसके बिना भी ग्लो करता है, पर थोड़ा कम ग्लो करता है। ओके सर। फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल डालने से ज्यादा ग्लो करता है। सर मतलब ये अल्फा पार्टिकल का वो जो डिस्पर्सन था, वो जो स्पॉट पे लाइट कहता है, वैसा टाइप? नहीं बेटा वैसा टाइप नहीं है। वो जाके ग्लास पे फॉल करता था तो ग्लो कर रहा था ग्लास का एंड, बट कम ग्लो करता था। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाने से ज्यादा ग्लो करेगा। चलिए नेक्स्ट, हो गया? यस सर।
These rays are not themselves visible. अरे खुद नहीं दिखेगा, जब कहीं जाके कोलाइड करता है तो वहां ग्लो प्रोड्यूस होता है, खुद नहीं दिखता है, अपने अंधेरे में रहता है, छिपा रहता है। नेक्स्ट, in the absence of electrical magnetic field, these rays travel in straight line. In the absence of electrical or magnetic field, these rays travel in straight line. तभी तो शैडो बना ना, देख रहे ना शैडो बनता है ये। They used to cast shadow, तो इसलिए इसको बोला गया they travel in straight line. अगर travel in straight line नहीं करेगा तो वो शैडो कास्ट नहीं करेगा। For something to cast shadow, it must travel in straight line. Light travels in straight line, पता है तो? यस सर। सर पर लाइट एकदम अगर कोई एटम जितना पार्टिकल हो तो वो उसको थोड़ा सा बेंड करके उससे चला जाता है, कहीं कहीं पे बिल्कुल वेव के जैसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, हाँ बोलिए बेटा। फिर से बोलेंगे बेटा? कोई रिपीट कर देंगे बेटा, ये क्या बोल रहे हैं? सर हम लोग को भी क्लियर नहीं है। सर इसके बाद सब एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल पढ़ना है क्या? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, the behavior of cathode rays are similar to that of expected from a negative charge particles, suggesting that cathode ray consists of negatively charged particles called electrons. आप यहाँ पे शॉर्ट में लिखिएगा, cathode ray were repelled by negative charge and attracted by positive charge. आप लोग शॉर्ट में लिखिएगा, cathode rays cathode rays are repelled by negative charge and attracted by positive charge cathode rays are repelled by negative charge and attracted by positive charge. Next, cathode rays were deflected by magnetic field. 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 मैग्नेट के पास में बेटा वो डिफ्लेक्ट करता था।
हो गया बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, the characteristic of cathode rays do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present। मतलब क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। मान लो ये तो वैक्यूम हो रहा था बेटा, बट वैक्यूम तो मतलब बेटा 100% वैक्यूम तो था नहीं ना। स्टार्टिंग में तो पहले कोई एयर रहता है, लेट से इसमें पहले से नाइट्रोजन गैस है, पहले से नाइट्रोजन गैस है। तो कैथोड रे का प्रॉपर्टी हम लोगों ने पता किया, वैक्यूम पंप में चला जाएगा तो बेटा क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बहुत कम रहेगा। देखो फिर से बोल रहे हैं, गैसेस थोड़े कम रहेंगे, ऑलमोस्ट जीरो गैसेस रहेगा, बट थोड़ा बहुत गैस का पार्टिकल रहेगा, 100% वैक्यूम नहीं था, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी गैस होता, चाहे आप नाइट्रोजन रखते, चाहे आप हाइड्रोजन रखते, 100% वैक्यूम रहेगा तो वो तो मतलब बाहर का एयर प्रेशर से सर वो सिकुड़ जाएगा ना बेटा ग्लास का है ना, तो क्यों करेगा सर, तब तो टूट जाएगा। जरूरी नहीं है स्ट्रॉन्ग ग्लास लेंगे तो नहीं टूटेगा, वैक्यूम चेम्बर होता है ना। सर अगर पूरा नाइट्रोजन से भर दे तो? अरे 100% वैक्यूम नहीं क्रिएट होता था, 10⁻⁻6 एटीएम का प्रेशर था ना, एटीएम का प्रेशर था। मैं बोल रहा हूं इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस हमेशा रहेगा। अगर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस अगर नाइट्रोजन हो जाए, अगर वो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस नाइट्रोजन हो जाए या ऑक्सीजन हो जाए या फिर हाइड्रोजन हो जाए, मतलब कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस अंदर रख दीजिए, कैथोड रे का प्रॉपर्टी सेम आ रहा था, कैथोड रे का प्रॉपर्टी सेम आ रहा था। वही चीज है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे were independent of, not depend upon, material of electron and nature of gas present। तो नेचर ऑफ गैस मतलब क्या, N2 होगा तो वही काम होना है, O2 होगा तो वही काम होना है। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग ये है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड अगर आप कॉपर का ले लो, सिल्वर का ले लो, आयरन का ले लो, कैथोड रे का प्रॉपर्टी चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा। So the properties of cathode ray were independent of the material of electrode used and the type of gas used। इलेक्ट्रोड क्या है उस पे मतलब नहीं था, चेम्बर के अंदर कौन सा गैस बचा रह गया स्मॉल अमाउंट, उससे मतलब नहीं था। क्लियर है बेटा ये सबको? ओके सर। यस सर। चलिए लिख लीजिए, the properties of cathode ray were independent of, सर रिटर्न हो गया सर। the properties of cathode were independent of material of electrode और nature of gas। चलिए हो गया तो चलिए, यस सर। कैथोड हो गया। चलिए, कैथोड रे ट्यूब का ही नाम बेटा देखो सीआरटी है, ये पढ़े होंगे आप लोग कहीं पे, इसको सीआरटी बोलते हैं, पुराने जमाने का टीवी हुआ करता था, दिस इज कॉल्ड सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे एंड ट्यूब। ये टीवी के पीछे ऐसा वाला एक लगा होता है, ये वाला, ये वाला, ये टीवी है, सामने से दिखता है, यहाँ पे जो सामने में है ना बेटा, पीछे से मतलब यहाँ पर कोटिंग होता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का, इसके पीछे कोटिंग होता है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है
इस पे हिट करेगा तो ग्लो प्रोड्यूस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे हिट करेगा तो ग्लो प्रोड्यूस होगा। जैसा सिग्नल होता है वैसा वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। समझ में आया बेटा? सर मतलब जे थॉमसन के मतलब एक डिस्कवरी से ये पूरा टीवी बन गया ना? नहीं, आप सोचिए कैथोड रे ट्यूब तो मतलब पहले से ही पता था लोगों को। कैथोड रे ट्यूब तो पहले से मालूम था ना लोगों को। अब बेटा एक आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं है टेलीविजन में, बहुत आदमी का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। समझ में आया कैथोड रे ट्यूब बेटा पूरा? यस यस सर। सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग, सर हाँ बेटा बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। नहीं सर कुछ नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सर वो सब Okay. प्लम पुडिंग मॉडल वो सब पढ़ना होगा।